Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are the geopolitics of the fourth Taiwan crisis. Second one is this maritime partnership is still a work in progress. Third one is sudden death. And fourth is data opportunity at the G20. Let us start with the first one. पहला टॉपिक है ये फोर्थ ताइवान क्राइसिस से रिलेटेड है. इससे पहले भी आर्टिकल आ चुका है हमारा, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ताइवान क्राइसिस आखिर हुआ तो कैसे हुआ और ये चौथा कैसे है. इसका मतलब तीन जो पहले हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो टॉपिक तो मेरा ये है, लेकिन इससे पहले हमारा एक और टॉपिक था जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उससे देखते हैं. आपको पता ही होगा कि ये जो फोर्थ स्टार्ट जो हुआ वो नैन्सी पेलोसी जो ताइवान विजिट करती है, उसके बाद ये फोर्थ क्राइसिस स्टार्ट होता है. ठीक है, तो बेसिकली आपको इससे पहले समझना होगा कि ताइवान और चाइना में आखिर ये लड़ाई है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि क्या होता है. सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो चाइना जो है वो चाइना का जो एरिया है वो तीन भाग में बटा हुआ था. तीन ग्रुप उस पर मतलब रूल कर रहा था. कुछ पार्ट में नेशनलिस्ट चाइना था, जो वहाँ का गवर्नमेंट था उस टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी उसको नेशनलिस्ट चाइना बोलोगे आप. दूसरा था इसके अगेंस्ट में आपका एक और मतलब उभर रहा था उस समय कम्युनिस्ट चाइना. तो कुछ एरिया में कम्युनिस्ट चाइना भी अपना पकड़ बनाए हुए था, और कुछ एरिया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार था तो जापान जो है उसके अंदर में था. ठीक है, तो तीन ये चाइना में ही तीन ग्रुप हुआ करते थे. फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हुआ और जापान जब हार जाता है और ये जब छोड़ के जाने वाला रहता है, तो उसी टाइम में यहाँ पे सिविल वार हो जाता है. ये दोनों में सिविल वार स्टार्ट हो जाता है. यही सिविल वार को बाद में सब, और ये ध्यान रखिएगा यूएस का सपोर्ट मिलता है इसको. इसी के बाद मार्शल मिशन आता है. मार्शल मिशन ये दोनों को चाहता है कि हम लोग सुलह करवा दें, लेकिन होता नहीं, सक्सेस नहीं होता, फेल हो जाता है. और बाद में ये नेशनलिस्ट चाइना को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है, और वो शरण कहाँ लेता है तो ताइवान में, ये चला जाता है ताइवान में. ठीक है, मेन लैंड से छोड़ के जितने भी इसके टॉप लीडर थे वो सब यहाँ आ जाते हैं. और यहाँ का आपका टॉप लीडर को पता होगा, टॉप लीडर कौन था, माओ जेडुंग. उस समय इमर्जिंग लीडर के तौर पे यहाँ देखा जा रहे थे. चाइना ये ताइवान, क्योंकि नो डाउट ताइवान ये बहुत पहले ही कैप्चर कर चुका था. ये बेसिकली आपका साइनो जापान वार जब हुआ था 1895 में, तभी ताइवान को ये ले चुका था. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जाता है तो इसको भी छोड़ के चला जाता है चाइना को देख. तो उस समय में जो गवर्नमेंट थी वो उसके अंदर में गया, उसी को छोड़ के उसी को दे के जाएगी. तो इसको ये वाला जो गवर्नमेंट थी वो सारा लीडर जो है यहाँ आ गया, क्योंकि सिविल वार था. ये लोग के अगेंस्ट में सारे जो वहाँ के लेबर क्लास के लोग थे, वर्किंग क्लास जो थे वो अगेंस्ट थे. उसका कारण भी था क्योंकि वार के टाइम में जो हार्डशिप देख रहे थे वो, उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट थी वो करप्शन चार्ज में भी बहुत इन्वॉल्व थी. तो ये सारा कल्मिनेट होकर सारे जो जितने भी वर्किंग क्लास थे उसको एक ग्रुप हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में वार छेड़ देते हैं, और वही सिविल वार के नाम से जाता है. तो एट लास्ट क्या होता है वो जान लीजिए कि यहाँ जो नेशनलिस्ट जो पार्टी के जो लीडर थे वो ताइवान में जाके बस जाते हैं. कम्युनिस्ट का चाइना का मेन लैंड पे कब्जा हो जाता है. ठीक है, इसमें अब यहाँ से बात स्टार्ट होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट को ये पता था कि ये जो एरिया है ताइवान वाला वो तो मेरा है ना, ताइवान का एरिया मेरा है. तो वो तो जापान हमसे लिया था, वो फिर हमको वापस किया. तो ये नेशनलिस्ट क्यों ले रहा है, इसको हम लोग यूनिफाई कर देते हैं, मिला लेते हैं. तो इसके लिए कम्युनिस्ट जो थे वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन प्रयास में सफल नहीं होते हैं. पहला प्रयास जब होता है उस समय में 1954 में, और 1954 में आपका यूएस और चाइना जो है साथ में आ जाता है, डिफेंस ट्रीटी एक साइन कर लेता है. उसी टाइम में चाइना जो है मिलिट्री ऑपरेशन इस एरिया में बढ़ा देता है, जैसे अभी बढ़ाया वैसे ही बढ़ा रहा था. तो वहाँ के जो पीएम थे, वहाँ के जो आपका प्रेसिडेंट थे, तो वो अपना यूएस नेवी जो 7th फ्लीट है उसको वहाँ पे भेजते हैं, और इससे एक तरह से बफर बन जाता है. चाइना उस पर नहीं जा पाता है, मतलब आक्रामक नहीं रुक अपना पाता है. इसी तरह ये पहला क्राइसिस था. ठीक है, सेकेंड क्राइसिस आपका 58 में होता है. तो इस टाइम में यूएस जो है वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे अगर चाइना अगर टेक ओवर करना चाहेगा तो आइलैंड का. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बाद में पेसिफाई हो जाता है सेकेंड, क्योंकि अभी चाइना के पास उतना पावर नहीं है, ना टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, ना इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, ना पॉलिटिकल प्रेजेंस भी उतना नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नहीं कुछ करता है. फिर ये अब आपका आ जाता है 1995 में तीसरा होता है. इससे पहले जो है यूएस
और चाइना में दोस्ती हो चुका रहता है, ठीक है। क्योंकि चाइना जो है, क्योंकि सोवियत जो वर्ल्ड क्या बोलते हैं, कोल्ड वार जो हो रहा था, तो उस समय यूएस चाइना चाहता है कि हम अपना इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि यूएस के साथ जाएं, और उसके कारण यूएस चाइना का रिलेशन अच्छा हो जाता है। इस चीज़ को आप देख सकते हो जब थर्ड क्राइसिस होता है। थर्ड क्राइसिस कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। थर्ड क्राइसिस जब ताइवान के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, ली तोंग, वो विजिट करते हैं अपने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, तो वो अपोज करते हैं कि नहीं, हम उनको नहीं रिसीव करेंगे। लेकिन वहाँ के जो वहाँ के जो कांग्रेस का जब रेजोल्यूशन पास होता है कि नहीं, आपको रिसीव करना होगा, तब जाकर ये जाते हैं रिसीव करने। और इस टाइम में भी चाइना जो है, चाइना का मिलिट्री जो एक्सरसाइज है इस एरिया में जैसे अभी कर रहे हैं, वैसा देखने को मिलता है। फिर बाद में क्लिंटन और चाइना का जो प्रेसिडेंट थे, वो दोनों में सुलह होता है और किसी तरह ये मामला शांत हो जाता है। अब आता है आपका फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ में अभी जो इसका कारण था, यही यूएस के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब विजिट करती है उसमें, ठीक है। और इसके कारण जो ताइवान विजिट करने से चाइना का ये मानना था कि जो यूएस जो मानता था कि वन चाइना पॉलिसी, उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर रहा है, और एक तरह से उसका सॉवरेनिटी का ब्रीच हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना टेरिटरी मानता है, ठीक है। और आप जा रहे हो, अगर यूएस का जो स्पीकर जा रहा है, तो एक तरह से ये उसका सॉवरेनिटी का ब्रीच है। नो डाउट इसमें और भी था न्यूज़ उस समय में कि ये यूएस बोलता है कि ये जो स्पीकर गई हैं वो पर्सनल काम से गई है, तो उस पे हम लोग नहीं जाते हैं अभी। हमको क्योंकि ये आज का टॉपिक समझना है, तो इतना में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ 4 समझ में आ गया। अभी फोर्थ वाला में जब विजिट हुआ, तो ये क्या करने लगा, अभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन आप देखने को मिला। आप देखे होगे 1 सप्ताह तक वो एग्रेशन दिख रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज दिख रहा है इसका। इवन जो ताइवान का जो वाटर है, जो ताइवान इंटरनेशनल वाटर जो क्लेम है ताइवान का, उसमें जाकर चाइना जो ड्रिल कर रही है, ठीक है। दूसरा, इसमें उसका सी वाटर तो यूज़ कर ही रही है, सी स्पेस, एयर स्पेस भी यूज़ कर रही है, यहाँ तक कि चाइना यहाँ से इसके ऊपर से मिसाइल भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये पूरा एग्रेशन में था इस बार, ठीक है। तो क्या कारण था कि इतना एग्रेशन ये दिखा रहा था, ठीक है। पहले इससे तीसरे में पहले में क्यों नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, अभी वाले में, आज वाले में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज वाले का टॉपिक जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला तो हेजोमेनी के बात कर रहा है कि डोमिनेंस, किसी एरिया में अगर रीजनल डोमिनेंस नहीं होगा तो सुपर पावर कैसे बनोगे। तो मतलब वर्ल्ड में डोमिनेंस कैसे कर पाओगे जब रीजनली ही आप डोमिनेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है। तो उस तरह से इसमें एग्जांपल दिया गया कि यूएस का अगर आप बात करते हो, तो यूएस जो है, यहाँ पे एक फिगर, हाँ, यूएस को अगर आप देखते हो तो देखो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, दोनों ही एरिया से ये क्या है, घिरा हुआ है 2 बड़ा ओशन से। तो ये अपना हेजोमनी इस रीजनल में तो बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल रसिया का है। रसिया भी ब्लैक सी और बाल्टिक सी में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, ठीक है। तीसरा है, चाइना भी चाहता है कि हम सुपर पावर बने, लेकिन इसका जो रीजन है वो क्राउडेड एरिया है। उसका मैप देखोगे तो क्राउडेड एरिया है, और इसमें भी अगर ताइवान अगर चला जाता है इसके हाथ से, ऐसे भी गया हुआ है, लेकिन अगर नहीं ले पाता है, ठीक है, तो ये रीजनल हेजोमेनी जो बनाना है, उसको रीजनल डोमिनेंस बनाना है, उसमें इसको दिक्कत होगा आने वाले टाइम में। तो ये चाहेगा कि हम इसको ले लें, तो थोड़ा सा उसको आसान होगा अपना डोमिनेंस क्रिएट करने में, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। और ताइवान जो है ये क्रिटिकल है चाइना को। अगर ताइवान अगर ले लेता है तो ग्रेट पावर एम्बिशन है जो चाइना का, उसको फुलफिलमेंट में ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब अगला बात आ रहा है कि चाइना क्यों चाहता है ताइवान को कंट्रोल करना। तो एक तो आप देखे होगे माओ जेदान के टाइम से ही कि भाई मेरा है, हम उसको लेके रहेंगे, जो फर्स्ट सेकेंड जो आपका क्राइसिस आता है, तो ये सारे में यही हिस्टोरिकल प्रॉमिस है कि वो मेरा है तो मेरे पास ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेचर है, वो जो इमेज है, वो अपना जो इमेज है वेस्ट पैसिफिक में बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना। एक तो वो है, एक ताइवान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो भी एक रीजन है कि चाहता है कि ताइवान इसके पास आ जाए। इसके बाद अगर ये ताइवान अगर कैप्चर कर लेता है या रीयूनिफाइड कर लेता है, उसको फिर से मिला लेता है, तो एक तरह से जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो ताइवान है एक तरह से ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लायर है, ठीक है। तो ये अगर करता है तो एक तरह से इकोनॉमिक उसको बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये रीजन आप सीधे यही एग्जाम में यूज़ करोगे अगर इससे रिलेटेड आता है। सीधा है, पॉइंटेड फॉर्म में है, डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि मान लो चाइना ले लेता है, तो क्या चाइना इसको मेंटेन कर पाएगा। तो उसमें अगर मेंटेन करने में क्या चैलेंज आएगा उसके बारे में बात कर रहा है।
मान लो ले लिए और अपने पास नहीं रहा, फिर कहीं चला गया, है ना, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो एक तो ताइवान का जो टोपोग्राफी है उसको मान के चला है। दूसरा, अगर ले लेता है तो वहाँ का जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं वो हो सकता है फिर से उठ खड़े हों, है ना, आज़ादी के लिए फिर लड़ाई करने लगे कि नहीं हम अलग होना चाहेंगे। तो एक तो वो हो सकता है। और दूसरा, जो इसका जो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन जो है, मेन चाइना मान लो यहाँ है, अब देख लो चाइना का जो लोकेशन है, आप ये देखो, ताइवान यहाँ है, चाइना यहाँ है, इस दोनों के बीच में कोई भी लोकेशन नहीं दिखता, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इसमें सिक्योरिटी पर्पस का, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए एक रीज़न हो सकता है कि सिक्योरिटी चैलेंज ये क्रिएट करवा सकता है। ठीक, तो ये है कि क्या चैलेंज क्या आएगा अगर लेता है तो। और अभी क्यों इतना एग्रेशन दिखा रहा है चाइना इस टाइम, फोर्थ वाला जो क्राइसिस है उसमें क्यों दिखा रहा है? तो फेवरेबल कंडीशन है, वो अपने आप को मान रहा है कि फेवरेबल कंडीशन है। तो इसका क्या क्या रीज़न है? पहला, अगर हम बात देखें तो यूएस जो है अभी वो जो है दूसरे जगह पे इंगेजमेंट है उसका, ठीक है, ट्रायंगल इंटेंजलमेंट इसको देखने को मिल रहा है। तो पहला क्या देख रहे हो कि मुस्लिम वर्ल्ड से वो फंसा हुआ है, वहाँ पे भी फेलियर हो चुका है। रसिया में जो रसिया यूक्रेन का वार है वहाँ पे भी ये चाहता है कि रसिया को डिफीट करे, लेकिन वो उसका रिजल्ट कोई आ नहीं रहा है, सिर्फ सैंक्शन लगाया है। यहाँ पे आपको पता होगा ये ईरान वाला बात और अफगानिस्तान वाला बात दोनों में फेलियर हो चुका है। इसके बाद चाइना को भी कंटेन करने का कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, लेकिन अभी इतना सारे एरिया में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि इसका जो अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाए ताइवान के पर्सपेक्टिव में, ताइवान का जब बात हो तो नहीं ज़्यादा ध्यान हो पाए। तो ये रीज़न एक बता रहा है जो राइटर है। इसके बाद में एक ये भी बात इनको लगता है कि अगर ये जो अभी फिलहाल जो कंडीशन है, न्यू कोल्ड वार का कंडीशन माना जा रहा है, तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद चाइना को तो और डिफ़िकल्ट होगा कि इसको कैप्चर करने का, ठीक है, एक तो ये। और तीसरा रीज़न कि अभी इसके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, प्लस इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपका मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है। अभी तक जितना भी है, अभी तक पिछले जितना भी क्राइसिस है उस सब में से ये तीनों चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लीडरशिप भी, इकोनॉमी भी, मिलिट्री भी, ठीक है। तो ये सारा एक फेवरेबल कंडीशन बना रहा है कि चाइना रीयूनिफाइड कर ले ताइवान को, ठीक है। तो ये इसका जो मेन सार था, यही टेक अवे पॉइंट यही है, आप इससे ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अगला पे इसके लिए इतना ही काफ़ी है, जितना हम बताएं हैं उतना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो पिछला जो टॉपिक है उसको भी देख लीजिएगा, पिछला मतलब जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये 3 तारीख का होगा, आई थिंक सो, आप देख लेना एक बार, ये डाला हुआ है, ये हेडिंग था उस समय, तो उसको देख लीजिएगा, इसको भी एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सडन डेथ, अभी हाल फिलहाल में जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो बात चल रही थी, ऑल इंडिया फेडरेशन कहीं है ना, नहीं सॉरी, ये है सेकंड है, द मैरीटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल ए वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक यूएस का एक नेवी शिप था, एक शिप आया, कार्गो शिप आया है ना, नेवी कार्गो शिप आया है, ठीक है। तो वो रिपेयर करने के लिए बेसिकली आया है चाइना, ये चेन्नई में आया है, चेन्नई के फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो इससे बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा है कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 3 पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। एक तो ये इसका आने से क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा कि जो इंडियन नेवी जो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में ज्वाइन करने का जो बात चल रहा है, एक उसको देखेंगे हम लोग, और तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो मिसलीड क्यों ना हो उसको हम लोग देखेंगे। ये 3 पॉइंट में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहला हम लोग अगर देखें इंपॉर्टेंस, अगर देखेंगे तो फंक्शनल इंपॉर्टेंस एक हो सकता है, एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। फंक्शनल में लेमोआ जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है यूएस के साथ, इंडिया यूएस का है, तो इसमें जो चीज़ था पहले जो था फ्यूल और स्टोरेज का ही बात किया गया था कि जो जॉइंट एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं उस समय या रिलीफ ऑपरेशन करेंगे तो सीप को आप फ्यूल दोगे और रुकने के लिए टाइम दोगे, अपना डॉकयार्ड दोगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी अब हमारा एक ब्रॉडन हो गया, मतलब अब हम उसको रिपेयर करने के लिए भी काम करने लगे, ठीक है। तो ये ब्रॉडन हुआ। दूसरा है कि जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग INS विक्रांत बनाए हैं, इंडिजिनियसली प्रिपेयर था, तो इससे ग्लोबली जो इंडिया का कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हुआ है शिप बिल्डिंग में, ये भी इस चीज़ को भी मान्यता मिल गया, ठीक है। और तीसरा है इससे आपका आत्मनिर्भर वाला जो बात है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 है फंक्शनल के तौर पे। जियोपॉलिटिकल्स के रूप में देखोगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडिया और यूएस का जो पार्टनरशिप है या क्वाड का जो पार्टनरशिप है वो फर्दर कंसोलिडेट हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जो इंडिया का जो स्टैंड था रसिया के प्रति वो क्लियर नहीं था, नहीं बताया कि हम कंडेम नहीं किया इंडिया,
ठीक है। तो उससे दिख रहा था कि क्या इंडिया यूएस का रिलेशन क्या ख़राब हो रहा है। लेकिन अभी वाला इस पर्सपेक्टिव, इस इंसिडेंट से आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरा कि अभी तक जो है इंडिया है किसी भी वारशिप को अपने यहाँ नहीं लाने देता था, है ना, फॉरेन वारशिप का एक्सेस नहीं देता था। कारण ये था कि कहीं ये एंटी चाइना अलायंस का नज़रिया से ना देखने लगे चाइना। ठीक है। लेकिन अभी ये जो मूव हुआ है कि भाई अभी आप नेवी वाला ही है, कार्गो ही शिप है, लेकिन आइए आपके यहाँ बनाते हैं, तो ये एक तरह से मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है उसके इंडिया का जो पार्टनर का, उसको भी ये एड्रेस कर रहा है। मतलब ये जो एंटी चाइना वाला जो डर था अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने, मतलब एक दूसरा अप्रोच अपना रहा है इंडिया। ठीक है। तीसरा ये है कि इससे ये होगा कि यूएस का जो प्रेजेंस है ईस्टर्न इंडियन ओशन में बढ़ने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि वो चाहता है कि हम चाइना को काउंटर करें। ठीक है। ये आगे चल के ऐसा हो सकता है। अगला है हमारा कि जो अभी तो हम मिलिट्री वेसल्स जो है क्या बोलते हो आप इसको, कार्गो शिप ही लाए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये फ्रेंडली फॉरेन वारशिप को भी मतलब अपने डॉकयार्ड पे ला सकता है बनाने का। ठीक है ना, ये हो सकता है। अभी तो सिर्फ आपका कार्गो शिप ही आ रहा है, लेकिन ये एक स्टेप है। इससे अगला स्टेप ये हो सकता है कि फ्रेंडली फॉरेन वारशिप को भी जगह मिल जाए हमारे डॉकयार्ड में। ठीक है। और दूसरा लास्ट है कि हम लोग इंडिया का जो पोटेंसी है टू काउंटर चाइना, वो हो सकता है इससे फर्दर स्ट्रेंथन मिलेगा कि हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो ये आपका जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है ये दिख रहा है हमारा। फंक्शनल देख लिए, जियोपॉलिटिकल देख लिए। एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है जो कि बहरीन बेस्ड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है। तो इसमें इंडिया अभी जो है इसमें अपना कॉपरेशन के लिए तैयार हुआ है। ठीक है। और बेसिकली इसमें इसीलिए तैयार हुआ है क्योंकि ये इंश्योर का सिक्योरिटी जो है अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन शेयर्ड कॉमन। जो आपका जो एरिया है, जो ओशन है, आप इंडिया का ये देख रहे होगे, और इधर बहरीन वगैरह वाला एरिया है, तो ये वाला ये आपका कौन सा हो गया, अरब सागर, और इधर आपका बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला एरिया में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सब मिलकर कराए, तो इंडिया इसका मेंबर इसीलिए बनना चाह रहा है। ठीक है। अभी अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कि क्या ये मिसलीडिंग तो नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं मीडिया हाइप के कारण। तो उसका कारण क्या बता रहा है कि भाई देखिए, नो डाउट ये अभी हम लोग तो यूएस का रिलेशन हम लोग किए हैं, लेकिन इतना भी अच्छा अभी रिलेशन नहीं हुआ है कि हम लोग एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं। ऐसा भी उतना भी अच्छा नहीं हुआ है कि आप इतना खुश हो रहे हो। दूसरा है कि जो इंडिया जो सीएमएफ का जो बोल रहा है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में ज्वाइन करने का, उसमें पाकिस्तान भी एक मेंबर है, की मेंबर है। तो इंडिया इस पर डाउटफुल है कि ज्वाइन करे या नहीं करे। ठीक है। और लास्ट है कि ये जो एग्रीमेंट है वो कार्गो शिप तक का ही है। तो आप इतना जो हाइपर बना रहे हो कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो इससे मिसलीड ना हो, रियलिटी में रहना पड़ेगा। तो ये आपका ये इस आर्टिकल में इतना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, सडन डेथ का बात कर रहा है। ठीक है। बेसिकली ये अभी हाल फिलहाल में फीफा जो है, फीफा अनाउंस किया है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। कारण क्या बताया, रीज़न क्या बताया, वायलेशन ऑफ फीफा स्टेटस, मतलब फीफा का जो लॉ है, रूल रेगुलेशन को आप वायलेट किए हो। और इसमें फीफा जो मेजर बताया है कि अनड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी, यही रीज़न। और ये थर्ड पार्टी किसको माना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको सीओए बोलते हैं, वही देखेगा आपका डेली अफेयर ऑफ AIFF। तो ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, इसको फीफा बोलता है कि आप थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है AIFF में, तो इसीलिए हम हटा रहे हैं। इसको सही नहीं मान रहा है सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंट किया है इसको। ठीक है। इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट भी एक COA फेडरेशन बनाया। ठीक है ना, नेम अनदर COA टू रन द फेडरेशन। ठीक है। और आपको पता होगा इससे पहले, ये अगस्त में बना है, जुलाई में इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है, ये बेसिकली आपका हॉकी से बात चल रही है। इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ये बता चुका था कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है अगर बाहरी से इन्फ्लुएंस होता है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस होगा, तो इसको हम लोग बैन कर सकते हैं। ठीक है। सस्पेंड करने का पहले भी बात कर चुका है, और फिर भी हम लोग ये काम किए।
सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। बेसिकली ये जो जुडिशियल, जो ओवर जेलिसिस जुडिशियल इंटरवेंशन जो है ना, इस पे ये बना हुआ है। ऐसे और भी चीज़ है इस पे, क्योंकि डेली बहुत सारा न्यूज़ आया है, न्यूज़ आर्टिकल है। आपको ध्यान होगा कि अभी तक में जो COA स्पोर्ट फेडरेशन अंडर COA है जो है 5 फेडरेशन आ चुका है। IOA आ गया, फुटबॉल आ गया, हॉकी आया, जूडो, टेबल टेनिस, ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट जो आया कि भाई ऐसे कराना है, उसका कारण क्या था? तो देखिए, प्रफुल्ल पटेल अभी आपके हेड हैं, ठीक है ना, आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ठीक है, तो इनमें कुछ इशू, इनके कार्यकाल में कुछ इशू देखने को मिला, जैसे श्रिंकिंग डोमेस्टिक फुटबॉल जो है वो डोमेस्टिक फुटबॉल घटने लगा, नेशनल टीम जो स्टेगनेंट रह गई, या इलेक्शन जो है AIFF का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डिले हो रहा है। तो ये सब को देखते हुए ये एक तरह से इशू है इसमें। इसी सब चीज़ के अंतर्गत में जो सुप्रीम कोर्ट है 15 अगस्त को आपका 3 मेंबर COA अपॉइंट करता है कि डे टू डे जो आपका वर्क है उसके लिए। ठीक है ना, ये वाला 15 अगस्त को, और 16 या 17 को ये बंद करवा देता है FIFA। ठीक है, तो इसमें यही है कि एक तो यहाँ तक आया। अब इसमें जो इसका काम क्या है, COA का, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का मेजर काम जो है, एक तो जो ये अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हाई कोर्ट इसके लिए बात किया है, इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एक तो ब्रिंग IOA एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन कंप्लायंस विद द स्पोर्ट कोड्स। स्पोर्ट का जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको वर्क करवाइए। उसके बाद जो इलेक्शन नहीं हो रहा है उसको टाइमली इलेक्शन कराइए विदिन 16 वीक के अंदर। ये जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है उसका मानना है COA का वर्क ये तो इससे रिलेटेड हुआ। अगर ये अब आपका एज ए UPSC एस्पिरेंट अगर FIFA आपको सस्पेंड करता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली आपको एज ए एस्पिरेंट आपको यही सब इम्पैक्ट ही बात करता है, मतलब इम्पैक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देना। वर्ल्ड कप है, अक्टूबर में होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेंबरशिप जो है मेंबरशिप लॉस, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो लूज़ कर जाएगा ऑल इट्स मेंबरशिप, है ना, ठीक है ना, मेंबरशिप राइट जो है ये राइट को लूज़ कर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो IFA का जो रिप्रेजेंटेशन है या क्लब टीम है, अब कोई भी जो नो लॉन्गर इंटाइटल टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल कंपटीशन अंटिल द सस्पेंशन इज़ लिफ्टेड। जैसे आपका इसमें 2-3 जो आप नाम सुने होंगे, केरला में है एक, है ना, ये केरला ये वाला जो देख रहे हो, फिर उसके बाद AFC वुमेन क्लब, है ना, ATK मोहन बगान जो आपका कोलकाता वाला है वो। तो ये सब जो है, ये सब को भी जो फ़ायदा मिलता था उसको अब नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, ये है आपका एशिया फेडरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ना ही इसका ऑफिशियल और मेंबर जो होगा, जो भी ऑफिशियल है, कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएगा जो आपका FIFA देता है, या तो ट्रेनिंग दे रहा हो या कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहा हो तो उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही 2-3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम सही से लिख देंगे, इसमें आपको जब ये जाएगा तो मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही रहा। अगला जो पार्ट है हमारा, ये डेटा अपॉर्चुनिटी एट G20। आपको पता है कि दिसंबर में हमारा इंडिया जो है G20 का वो करेगा, हेड करेगा। अब इसमें बेसिकली हमारा जो बात चल रहा है डेटा के ऊपर, तो आपको पता होगा इस पे 2-3 हम लोग आर्टिकल कर चुके हैं इसी मंथ में। ठीक है, जैसे आपका डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया था उस पर रिलेटेड था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को ले लिया गया, तो क्यों लिया गया, क्या अच्छा है ख़राब है। तो 6 और 10 तारीख का जो आर्टिकल है आप वहाँ जाकर देख सकते हो, अच्छा है, आपको उसके बाद ये फर्दर समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग यहीं से बात करते हैं, इसमें बेसिकली ये बात कर रहा है कि जो अभी के टाइम में है डिजिटल इकोनॉमी है, और डिजिटल इकोनॉमी के टाइम में जो डेटा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में। तो इंडिया भी चाहता है, और सारे कंट्री अब चाह रहे हैं कि जो डेटा उसके कंट्री का है वो उसके कंट्री का डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो। ठीक है ना, इंडियाज़ डेटा फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट, इसी तरह से। और इस चीज़ का अवेयरनेस अधिकांश कंट्री को हो चुका है। ये इससे प्रूव होता है, एक डेटा है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन, डेटा लोकलाइजेशन लॉ हैव मोर देन डबल्ड फ्रॉम 2070 टू 2021। अब डेटा लोकलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो, जैसे मान लो कि गूगल अपना अगर मेरा डेटा रखती है तो वो डेटा इंडिया में ही रखेगा, ना कि कैलिफोर्निया के जो सर्वर है वहाँ रखेगा। तो इस पे बात चल रही है। आपको पता होगा ये डेटा लोकलाइजेशन का जो बात है हमारे यहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 साल होने जा रही है ना, डेटा जो लोकलाइजेशन डायरेक्टिव दे चुकी है। ठीक है,
तो इस चीज़ में ये जितना भी इम्पोर्टेंस है ये, तो ये सारे का जो पॉइंट है कि भाई डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाए, ये इस पे जो क्वेश्चन है ये इंडिया G20 का जब समिट को जब हेड करेगा तो वहाँ वो रेज कर सकता है। ये बात भी मानता है कि G20 ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। ये जो G20 में जो है बाइंडिंग रूल नहीं बनाता है ना, लेकिन वहाँ पे एक तो बात तो स्टार्ट हो जाएगा, डिस्कशन तो स्टार्ट हो जाएगा इस पर, ठीक है ना। एक तो इशू बना सकते हैं कि भाई इस पर बात होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है इसमें मेजर, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इंडिया भी इस पर काम कर रहा है। और हाँ, इसमें एक चीज़ बता रहा है कि जब इससे बात करने जा रहे हो तो इससे पहले एक आप अपना भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके जाइए कि क्या हम बात करेंगे, कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कॉम्प्रिहेंशन जो आप ड्राफ्ट तैयार करो वो सारे से, जैसे यहाँ एक्सपर्ट से, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, ये सबको इंगेज कर बना के रखो कॉम्प्रिहेंसिव एक ड्राफ्ट तैयार करके, ठीक है। तो इसमें यही है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।